हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजेश राठौर, सीनियर प्रोफेसर मोमेंटम एकेडमी में। पिछली क्लासेस में आपने मेरे चैप्टर्स कुछ लेक्चर्स देखे होंगे लिक्विड सॉल्यूशन चैप्टर पे। इंटरेस्टिंग चैप्टर था और उसके ऊपर मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको बनाने के लिए दिए थे। आई होप सो आपने उन क्वेश्चंस को बनाया होगा और अपनी अंडरस्टैंडिंग इस चैप्टर में आपने बढ़िया से की होगी। अगला चैप्टर जो 12th का हम शुरू करने वाले हैं, इट्स अगेन वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। इट इज केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स जो है इकलौता चैप्टर है केमिस्ट्री का, इकलौता चैप्टर है जो बताता है कि कितने समय में रिएक्शन कंप्लीट होगा या कितने समय में आधा रिएक्शन होगा, 1/4 रिएक्शन होगा। ड्यूरेशन बताएगा ये आपको। इसके अलावा केमिस्ट्री में हम लोग टाइम की स्टडी किसी भी चैप्टर में नहीं करते रहे, इकलौता। तो इसका मतलब है कि हमें इसको समझने से पहले यह समझना होगा कि केमिकल रिएक्शन क्या भला है। तो ध्यान से देखिएगा, हमारे पास रिएक्टेंट होता है जो कि कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में। Reactant R gets converted into P. P is product. Reactant प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसका मतलब क्या? कौन खत्म होगा? खत्म होगा रिएक्टेंट। यानी कि रिएक्टेंट का अमाउंट समय के साथ साथ डिक्रीज होगा। द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट विल डिक्रीज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। प्रोडक्ट क्या हो रहा है? प्रोडक्ट बन रहा है। बन रहा है इसका मतलब है कि समय के साथ साथ प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी। अब यहां पर एक चीज हम लोग डिस्कस करेंगे जिसको कहेंगे रेट, कि भैया ये रेट ऑफ रिएक्शन क्या चीज है। रेट फिजिक्स का टर्म याद करो। रेट फिजिक्स में क्या होती थी? हम लोग स्पीड, एक्सेलरेशन, इन सारे टर्म्स को जब हम एक्सप्लेन करते थे तो हम लोग रेट शब्द का इस्तेमाल करते थे। तो केमिस्ट्री में भी रेट आ रही है कि रेट ऑफ रिएक्शन। हम रिएक्शन की रेट को कैसे बताएं? कौन सी ऐसी चीज है जो ये बताएगी कि रिएक्शन फास्ट है कि स्लो है कि मॉडरेट है? कौन सी ऐसी चीज बताएगी? तो हम समझ सकते हैं कि उसको बताने के लिए हमारे पास एक टर्म होता है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन एक्सप्लेन्स अस कि कितना है कुछ। कंटेनर के अंदर रिएक्टेंट कितना है, प्रोडक्ट कितना है। मान लीजिए इस कंटेनर में रिएक्शन हो रहा है, इसके अंदर शुरू में रिएक्टेंट डाला था R, रिएक्टेंट का नाम हम दे रहे R, और वो समय के साथ साथ प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। तो इस कंटेनर के अंदर समय बीतने के साथ साथ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी कम हो रही है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कितनी बढ़ रही है।
अब रिएक्टेंट कम हो रहा है, तो कितना कम हुआ डिवाइडेड बाय कितने समय में कम हुआ। प्रोडक्ट बढ़ रहा है तो कितना बढ़ा डिवाइडेड बाय कितने समय में बढ़ा, यही कहलाएगा रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन को हम कह सकते हैं चेंज इन concentration of reactant or product divided by time. This is rate. रिएक्टेंट घटेगा, प्रोडक्ट बढ़ेगा। रिएक्टेंट डिसअपियर होगा, प्रोडक्ट फॉर्म होगा। रिएक्टेंट डिसअपियर होगा, प्रोडक्ट फॉर्म होगा। मतलब रिएक्टेंट घटेगा, प्रोडक्ट बढ़ेगा। अब आते हैं कि इसको किस तरह से समझा जाए। तो ध्यान से देखिएगा, अगर हमारा R से P बन रहा है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, तो समय के साथ साथ कंसंट्रेशन का अगर ग्राफ प्लॉट करें, कंसंट्रेशन ले लिया वाई एक्सिस में, किसकी कंसंट्रेशन ली, R की और P की। T क्या है, समय। तो वी कैन सी R विल बी डिक्रीजिंग, R की कंसंट्रेशन घटेगी समय के साथ, और P जो कि प्रोडक्ट है उसकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी समय के साथ साथ। अब इसके कम होने का पैटर्न, इसके बढ़ने का पैटर्न अलग अलग हो सकता है। पक्की बात है R कम होगा, P बढ़ेगा, लेकिन बढ़ने और कम होने का जो पैटर्न है वो अलग अलग हो सकता है। जैसे अपना जो R है शुरू में बहुत तेजी से घटा और बाद में उसके कम होने की रेट, स्पीड कम होती चली गई। शुरू में तेजी से R कम हो रहा है। दिस इज कंसंट्रेशन ऑफ R। अब ये शुरू में तेजी से कम होगा, R शुरू में तेजी से कम होगा, तो प्रोडक्ट शुरू में तेजी से बढ़ेगा, और बाद में चूंकि R के कम होने की जो स्पीड है वो डिक्रीज होती चली गई है। इसका मतलब है P के बढ़ने की जो स्पीड है वो बढ़ती चली गई है। फिर ये भी कांस्टेंट हो जाएगा। तेजी से कम हुआ, तेजी से बढ़ा, स्टेबल हो रहा है, स्ट्रेट लाइन की तरफ जा रहा है, ये भी स्ट्रेट लाइन की तरफ जा रहा है। दूसरा कुछ पैटर्न हो सकता है भाई कि R ने कहा कि भैया हम तेजी से नहीं कम होंगे, शुरू में कम होंगे लेकिन तेजी से कम नहीं होंगे, बाद में तेजी से कम हो जाएंगे, ऐसा कुछ। तो प्रोडक्ट भी कहेगा कि भैया हम शुरू में तेजी से नहीं बनेंगे लेकिन अचानक फिर तेजी से बन जाएंगे। दिस इज P। मतलब कुछ भी ग्राफ हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट इज द मैकेनिज्म बिहाइंड द रिएक्शन। स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है, ये स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है। अब यहां पे चूंकि हमने स्टोइशियोमेट्री में एक R से बच्चों एक P लिया है, मान लो हम कहते कि भैया एक R से दो P बन रहे हैं, तो आप समझिए इस सिचुएशन में क्या होगा। इस सिचुएशन में कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का जब अपन ग्राफ खींचेंगे
तो R से दुगना P बनेगा। मतलब अगर R का ग्राफ इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है तो P कुछ ऐसा जाता, क्योंकि एक R से 2P बन रहा है। स्टोइचियोमेट्री का इसकी हाइट के साथ सीधा संबंध है। जितना R कम होगा उसका दुगना P बनेगा। यहां पर इस केस में स्टोइचियोमेट्री कह रही थी एक R से एक P बनेगा। अब हम लोग टाइप ऑफ रेट को सोचते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन की क्या टाइप्स हैं। तो दो टाइप है, एक है एवरेज रेट और एक है इंस्टैन्टेनियस रेट। क्या फर्क है दोनों में, समझते हैं। एवरेज रेट का मतलब है कि एक स्पैन ऑफ टाइम में, एक टाइम के ड्यूरेशन में हमारी कंसंट्रेशन में कितना चेंज हुआ। चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय ड्यूरेशन ऑफ पर्टिकुलर टाइम इंटरवल, दैट इज एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। जैसे आपका घर मोमेंटम इंस्टीट्यूट से 10 किलोमीटर दूर है। आपको घर से इंस्टीट्यूट पहुंचने में आधा घंटा लगता है। आधा घंटा, हाफ एन आवर यू टेक टू रीच इंस्टीट्यूट फ्रॉम योर होम। Distance is 10 kilometer. Then what will be average rate? तो आप कहोगे सर हाफ एन आवर में 10 किलोमीटर, तो 1 आवर में 20 किलोमीटर। तो मेरी एवरेज स्पीड, जो एवरेज रेट कह सकते हैं यहां पर, वो है 20 किलोमीटर पर आवर। मैंने कहा फाइन, ठीक है, एक्सेप्टेड। अब मैं तुमसे ये कहता हूं कि भैया जब तुम घर से निकले तुम्हारे स्पीडोमीटर की क्या कंडीशन थी, तुम्हारी गाड़ी की क्या स्पीड थी। तुमने कहा भाई सर जब मैं घर से निकला था तो सड़क खराब है, हार्डली मेरी गाड़ी 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चल रही थी। मैंने फिर क्या हुआ, सर स्पीड ब्रेकर आ गया, मैंने ब्रेक मार दिया, स्पीड और कम हो गई। फिर क्या है यार, आपने कहा फिर शानदार भन्नाट रोड, सर 60 में गाड़ी दबा दी हमने। फिर क्या हुआ, फिर सर सड़क पे गैया बैठी थी, अब गाय माता का सम्मान करना, मैंने तुरंत ब्रेक मारा, स्पीड वापस 10 पे आई और मैंने उसको बचाते हुए गाड़ी निकाली। तो ये जो समय समय पर आपके स्पीडोमीटर की जो रीडिंग चल रही है,
कभी 60 किलोमीटर पर आवर, कभी 20 किलोमीटर पर आवर, कभी 5 किलोमीटर पर आवर, कभी 3 किलोमीटर पर आवर, कभी 1 किलोमीटर पर आवर, कभी 60, कभी 80। ये जो वेरियस रीडिंग्स स्पीडोमीटर की चल रही है वो बता रही है आपकी इंस्टंटेनियस स्पीड। उस क्षण पर, उस मोमेंट पर कितनी स्पीड आप अटेन कर रहे हो। तो वही होती है यहां पर इंस्टंटेनियस रेट। तो अब हम लोग सबसे पहले एवरेज रेट को देखते हैं। तो रिएक्शन लिया आर से पी और आर से पी बनने का एक ग्राफ कंसीडर किया। आर कम हो रहा है, पी बढ़ रहे हैं। अब हम एवरेज रेट देखना चाहते हैं। इट इज इन अ टाइम इंटरवल। चेंज in concentration, rate of change in concentration। अब टाइम इंटरवल देखिए, यहां पर एक कोऑर्डिनेट ले लिया समय का t1, यहां पर एक दूसरे समय का कोऑर्डिनेट ले लिया t2। ये t1 समय है बच्चों, ये t2 समय है। T1 समय में R की कंसंट्रेशन थी R1, T2 समय में R की कंसंट्रेशन है R2। उसी तरह से प्रोडक्ट को अगर देखें तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन T1 समय में आ रही है, इट्स P1, और T2 समय में प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन आ रही है सम P2। तो सबसे पहले हम रेट ऑफ रिएक्शन को लिखते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। तो हमारा रिएक्टेंट कितना कम हुआ? डिफरेंस इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, डिफरेंस इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो भैया ये R1 था, R2 हो गया, तो डिफरेंस आया R1 माइनस R2। कितना समय लगा? समय लगा T2 माइनस T1। तो R1 माइनस R2 इज अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट decreased. T2 minus T1 is time interval in which reactant is decreased by such amount. So R1 minus R2 upon T2 minus T1 will give rate of disappearance of R. Average rate of disappearance of R in the time interval T2 माइनस T1। और ये किसके बराबर होगी?
भाई इतने समय में प्रोडक्ट भी बना है, स्टोइचियोमेट्री सेम है, तो हम देख सकते हैं कि इट विल बी ऑल्सो न्यूमेरिकली इक्वल टू P2 माइनस P1 अपॉन T2 माइनस T1। P2 माइनस P1 क्या होगा, ये चौड़ लंबाई, T2 माइनस T1 क्या होगा, ये चौड़ाई। तो इस तरह से हम लोग एवरेज देख रहे हैं। अब देखिए आप लोग, अगर हम T2 और T1 के बीच के समय को देखें तो R का घटना जो है, डिक्रीज होना जो है, वो कांस्टेंट नहीं है, वो तेजी से कम हो रहा है, फिर धीरे धीरे सेटल होता चला जा रहा है। ऐसे P को अगर देखोगे तो P तेजी से बढ़ता चला जा रहा है, फिर धीरे धीरे वो भी सेटल होता चला जा रहा है। तो इसका मतलब कुल मिलाकर के ये निकल रहा है कि हमारी जो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो एक टाइम इंटरवल के बीच की कहानी बताती है कि लगभग मोटे मोटे इस रेट से, इस एवरेज रेट से रिएक्शन हो रहा है। अच्छा, यहां पे एक चीज गौर करिएगा, मैंने R1 माइनस R2 लिखा है। R1 है इनिशियल कंसंट्रेशन, R2 है फाइनल कंसंट्रेशन। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं माइनस डेल्टा concentration of R upon delta T, and it is delta P upon delta T। यहां माइनस का साइन डिनोट कर रहा है कि ये डिसअपीयर हो रहा है, और यहां पे ये जो प्लस का साइन लगा है ये डिनोट कर रहा है कि ये फॉर्म हो रहा है। अब भाई हम कोई निगेटिव रेट तो डिफाइन करने वाले नहीं है कि रेट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रिएक्टेंट माइनस इतनी है। माइनस का क्या मतलब है भाई, हमें तो मैग्नीट्यूड से मतलब है, हमें तो इस बात से मतलब है कि हमारा रिएक्शन स्लो चल रहा है कि हमारा रिएक्शन फास्ट चल रहा है, हमें तो इस बात से मतलब है, सीधी सीधी बात है। तो इसका मतलब है कि हमारे जो माइनस का साइन यहां पे हमने लगा दिया, इट ऑलरेडी इंक्लूड्स दैट रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हमारी समय के साथ साथ कम हो रही है। मतलब ये पूरा जो पैरामीटर है, ये माइनस के साथ जो लग करके आएगा ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब आते हैं अगली चीज, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। उसके पहले चलिए एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, आप लोगों को और अच्छा बेहतर आइडिया लग जाएगा कि रिएक्शन हो रहा है ए से बी एट 10 मिनट्स, concentration of A was 2 into 10 to the power minus 3 mole per liter. After 20 minutes, concentration of A becomes 1.5 into 10 to the power minus 3 mole per liter. Calculate average rate of रिएक्शन। तो बच्चा पार्टी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे सीधी सीधी चीज कि एवरेज रेट चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए माइनस चेंज इन टाइम। वैल्यूज डालते हैं 2 into 10 to power minus 3 initial concentration minus 1.5 into 10 to power minus 3 concentration after 20 minutes divided by 20 minus 10
टाइम इंटरवल, तो इट विल बी 0.5 इंटू 10⁻³ अपॉन 10, मतलब 5 इंटू 10⁻⁵। अब बच्चों यूनिट क्या होगी, ध्यान से देखो, न्यूमरेटर में लिखा है मोल पर लीटर, डिनोमिनेटर में आ गया है मिनट, तो यूनिट क्या हो जाएगी, मोल पर लीटर पर मिनट या मोलर पर मिनट। कैपिटल एम क्या होता है, कैपिटल एम होता है मोलारिटी। मोलारिटी मतलब कंसंट्रेशन इन मोल पर लीटर। अब हम लोग इंस्टेंटेनियस रेट के बारे में बात करते हैं, समझेंगे कि ये इंस्टेंटेनियस रेट क्या चीज होती है। पहले ही आपको बताया था मैंने कि जब आप गाड़ी से घर से कोचिंग आ रहे हैं तो अलग अलग मोमेंट्स पर आपकी अलग अलग स्पीड होती है। वो आप बेसिकली रोड की कंडीशन, अपना माइंडसेट या कुछ भी देख करके निर्धारित करते हैं, डिसाइड करते हैं कि हमें गाड़ी कितनी तेज चलानी है। लेकिन वही स्पीड ही इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है, उस मोमेंट की स्पीड। तो यहां पर हम लोग एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर चेंज इन कंसंट्रेशन की रेट देखेंगे। रेट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन एट पर्टिकुलर इंस्टेंस, एक खास मौके पर, एक खास मोमेंट पर रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन क्या होनी चाहिए। अब फिर से हम लोग वही काम करते हैं, हम लोग ग्राफ खींचते हैं। कंसंट्रेशन वाई एक्सिस में लिया, टी लिया एक्स एक्सिस में, रिएक्शन वही प्यारा सा पुराना सा आर से बन रहा है पी। अब हमने क्या किया, अब हमने ग्राफ खींचा, कुछ इस तरह के ग्राफ आ गए। ये आर का है, ये पी का है। अब किसी ने हमसे कहा कि भैया आपको इंस्टेंटेनियस रेट निकालनी है, तो मैंने कहा इंस्टेंटेनियस रेट निकालनी है तो किस मौके पर निकालनी है। तो उन्होंने कहा मान लीजिए समय जब रिएक्शन शुरू हुआ था उसके t1 समय के बाद या t' ऐसा कुछ समय, इस समय आप बताइए कि इंस्टेंटेनियस रेट क्या है। तो मैंने कहा यार इस मोमेंट पर ये रिएक्टेंट की लाइन ऐसे जा रही है, ऊपर चले, ये प्रोडक्ट की लाइन ऐसे जा रही है। अब उस पर्टिकुलर क्षण पर, उस पर्टिकुलर इंस्टेंस पर क्या रेट है, क्या स्पीड है प्रोडक्ट के बनने की एंड रिएक्टेंट के गायब होने की। तो हमने कहा एक काम करते हैं, इंस्टेंटेनियस विल बी रेट जिससे कि आर गायब हो रहा है, रेट जिससे कि आर गायब हो रहा है और इस मोमेंट पे गायब हो रहा है, मतलब लिमिट
डेल्टा टी टेंस टू 0। बहुत छोटे से नन्हे से मोमेंट पर कितना आर की कंसंट्रेशन में चेंज हो रहा है। तो इसको हम लोग मैथमेटिक्स में कहते हैं डी आर बाई डी टी। एंड डेफिनेटली अगर इस पॉइंट पर देखेंगे तो ये हो जाएगा, इट विल बी ऑल्सो इक्वल टू डी पी बाई डी टी, कि P हमारा कितनी तेजी से बन रहा है। तो बच्चों डी आर बाई डी टी माइनस डी आर बाई डी टी क्या होगा कि इस पॉइंट पर अगर हम एक टेंजेंट खींच दें तो इस टेंजेंट का स्लोप क्या होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू माइनस डी आर बाई डी टी। नहीं, ये डी आर बाई डी टी होगा। और हमें दिख रहा है साफ साफ कि ये टेंजेंट ऐसी है, इसका स्लोप निगेटिव है, इसलिए हम माइनस का साइन लगा करके उसकी वैल्यू पॉजिटिव रिपोर्ट करते हैं। और हमसे कोई पूछे कि इस समय प्रोडक्ट की क्या स्पीड है, तो हम कहेंगे इस पॉइंट पर हम अगर एक टेंजेंट खींच दें तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट इक्वल टू dp बाई dt, जो कि रेट ऑफ रिएक्शन कहा जाएगा। अब कोई हमसे कहते हैं कि शुरू में क्या होगी, स्टार्टिंग में क्या होगी रेट ऑफ रिएक्शन, तो शुरू में t इक्वल टू 0 पर, यानी कि इनिशियल रेट, मान ली इनिशियल रेट मैंने निकाली r की, ऑफ r इज नथिंग बट माइनस डी आर बाई डी टी की वैल्यू कब, जब समय 0 है। भाई जब शुरू होगा तो टाइम तो हमारा 0 ही रिपोर्ट किया जाएगा ना, मतलब इस मोमेंट पर ये जो ग्राफ है इसका स्लोप इज इनिशियल रेट। तो बच्चों हमने अभी तक ये समझा है कि हमारी जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसको मेजर करने के दो तरीके हैं। एक एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन जो कि एक टाइम ड्यूरेशन में बताती है कि स्पीड ऑफ रिएक्शन कितनी होगी, मतलब दो समय की वैल्यू होगी, उन समय पर कंसंट्रेशंस ली जाएंगी, डिफरेंस इन कंसंट्रेशन अपॉन डिफरेंस इन टाइम विल गिव यू वैल्यू ऑफ एवरेज रेट। इंस्टेंटेनियस रेट के लिए हमें उस मोमेंट पर देखना होगा कि स्पीड ऑफ रिएक्शन क्या जा रही है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उस पर्टिकुलर समय पर ग्राफ के ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और उस टेंजेंट का स्लोप जो होगा वो बताएगा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। हम लोग ज़्यादातर इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन पर ही वर्कआउट करते हैं, हम लोग बहुत कम वर्कआउट करते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। अब हम लोग आगे देखते हैं कि अगर रिएक्शन में एक से ज्यादा चीजें इन्वॉल्व हैं, तो उनकी रेट ऑफ रिएक्शन के बीच में क्या संबंध होगा। किसी रिएक्शन में एक से ज्यादा स्पीशीज इन्वॉल्व हैं
तो इनकी रेट ऑफ रिएक्शन में क्या रिलेशन होगा, क्या संबंध होगा। लेट अस टेक रिलेशन बिटवीन rate of reaction having more species। सबसे पहले एक सिंपल रिएक्शन हम लोग ले लेते हैं। रिएक्शन इज ए और बी ज्वाइन करके बना रहे हैं सी और डी। बिल्कुल एक से ज्यादा रिएक्टेंट ले लिया, दो रिएक्टेंट ले लिया, दो प्रोडक्ट ले लिया। अब इसके हम कंसंट्रेशन और समय के बीच में स्टडी करते हैं। तो हम लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन इज माइनस डी ए बाई डी टी। यही तो होगी ना भाई, माइनस डी ए बाई डी टी। अब इसका 1 मोल पर लीटर है तो इसका भी 1 मोल पर लीटर है बच्चों। तो दैट विल ऑल्सो इक्वल टू माइनस डी बी बाई डी टी। क्यों? ए भी गायब हो रहा है और बी भी गायब हो रहा है। ए गायब हो रहा है इसलिए माइनस डी ए बाई डी टी, बी गायब हो रहा है इसलिए माइनस डी बी बाई डी टी। इसका 1 मोल गायब हो रहा है तो इसका भी 1 मोल गायब हो रहा है। इसका मतलब है बराबर होगी दोनों की रेट ऑफ रिएक्शन। दोनों की रेट ऑफ रिएक्शन बराबर होगी क्योंकि दोनों का बराबर से पार्टिसिपेशन हो रहा है रिएक्शन के अंदर। प्रोडक्ट की तरफ जाते हैं, तो प्रोडक्ट की तरफ जाते हैं तो यहां पे है सी और यहां पर है डी। अब इनके बीच का संबंध देखते हैं तो हम देखते हैं एक सी बन रहे हैं तो साथ ही साथ एक डी भी बन रहे हैं, मतलब दोनों बराबर से बनेंगे। तो दैट विल इक्वल टू प्लस डी सी बाई डी टी इक्वल टू प्लस डी डी बाई डी टी। तो ये रिएक्टेंट की कहानी हो गई, ये प्रोडक्ट की कहानी हो गई। रिएक्टेंट अपना गायब हो रहा है इसलिए इनके आगे माइनस का साइन लगा है, प्रोडक्ट अपना बन रहा है इसलिए इनके आगे प्लस का साइन लगा है। और दूसरी चीज स्टोइचियोमेट्री इनको रिलेट कर रही है कि एक ए एक बी के साथ रिएक्ट करेगा तो एक सी बनेगा, एक डी बनेगा। तो हमारा कुछ इस तरह से रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन आ गया। तो हम देख रहे हैं जितनी स्पीड से ए गायब हो रहा है, ए डिसअपियर हो रहा है, उतनी ही स्पीड से बी डिसअपियर हो रहा है, उतनी ही स्पीड से सी बन रहा है, उतनी ही स्पीड से डी भी बन रहा है। अब हम लोग इसके आगे देखते हैं कि अगर स्टोइचियोमेट्री कुछ अलग होती, जैसे ए 2B के साथ रिएक्ट करके 3C बनाता, फोर डी बना देता। अब देखिए, तो सबसे पहले लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन, दैट इक्वल्स टू ए के लिए लिखेंगे सिंपली माइनस डी ए बाई डी टी। माइनस का साइन बता रहा है कि ए गायब हो रहा है। अब गौर से देखें यहां पर, अब बहुत गौर से देखें यहां पर, अगर 1 मोल ए गायब होता है तो उसी समय में, उतने ही समय में 2 मोल भी गायब हो जाते हैं। यहां पर दिक्कत है। 1 मोल ए गायब होता है तो उतने ही समय में 2 मोल बी के गायब हो जाते हैं। इसका मतलब है बी हमारा दुगनी स्पीड से गायब हो रहा है।
अब b की स्पीड को a की स्पीड के बराबर लाने के लिए, b की स्पीड को a की स्पीड के बराबर लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, चूंकि b डबल स्पीड से गायब हो रहा है, b हमारा दुगनी स्पीड से गायब हो रहा है a से, तो इसलिए b की स्पीड में अगर हम 2 का डिवाइड करेंगे तब ही तो वो a की रेट के बराबर आ पाएगा। फिर से देखिए, एक a 2 b के साथ रिएक्ट कर रहा है, इसका मतलब है कि b a की तुलना में, a के कंपैरिजन में डबल स्पीड से डिसअपियर हो रहा है। अगर a 1 मोल पर मिनट गायब हो रहा है तो b 2 मोल पर मिनट गायब हो रहा है। तो b की स्पीड को a की स्पीड के बराबर करने के लिए b की स्पीड को आधा करना पड़ेगा, तब वो न्यूमेरिकली इक्वल होगी a की स्पीड के। मतलब it will be -1/2 dB by dt, b की स्पीड dB by dt और उसमें 2 का डिवाइड करना पड़ा है। अब आते हैं c पर। बच्चों c तो बन रहा है, अब कंपैरिजन देखो, एक a गायब होता है तो 3 c बनते हैं, एक a गायब होता है तो 3 c बनते हैं। इसका मतलब साफ है कि c की स्पीड a की तुलना में 3 टाइम्स होगी, c के फॉर्मेशन की स्पीड a के डिसअपियर होने की स्पीड के कंपैरिजन 3 टाइम्स होगी। अब दोनों को अगर बराबर करना है, इक्वलाइज करना है, तो हम लोग लिखेंगे इट विल बी प्लस 1/3 dc बाई dt। अब d देखो ध्यान से, d का स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 4 है, एक a गायब होगा उतनी देर में 2b गायब होगा, उतनी देर में 3c बनेगा और 4d भी बनेगा। मतलब a के बनने के हिसाब से d 4 टाइम्स जो है तेज बन रहा है, 4 गुना बढ़ रहा है। जब तक a 1 मोल गायब होगा उतनी देर में d 4 मोल बन जाएगा, a 1 मोल गायब होगा d 4 मोल बन जाएगा। मतलब d जो है वो 4 टाइम स्पीड से फॉर्म हो रहा है। तो अब इनको इक्वलाइज करने के लिए क्या करेंगे, d के बनने की रेट को 1/4 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये आ गया रिलेशन। तब इसकी ट्रिक समझ लो, कुछ नहीं करना है, रिएक्टेंट को -da बाई डी टी -db बाई डी टी, प्रोडक्ट के लिए dc बाई डी टी dd बाई डी टी, 2 रिएक्टेंट 2 प्रोडक्ट और स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का डिवाइड कर देना है, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का डिवाइड कर देना है। da बाई डी टी में 1 का डिवाइड, db बाई डी टी में 2 का डिवाइड, dc बाई डी टी में 3 का डिवाइड, dd बाई डी टी में 4 का डिवाइड, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का डिवाइड कर देना है। इसके अलावा और कुछ करने की जरूरत नहीं है। फिर से समझें, रिएक्टेंट लिख लेंगे -da बाई डी टी -db बाई डी टी, प्रोडक्ट लिख लेंगे dc बाई डी टी dd बाई डी टी और स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का डिवाइड मारते चले जाएंगे। da बाई डी टी में 1 का डिवाइड, db बाई डी टी में 2 का डिवाइड, dc बाई डी टी में 3 का डिवाइड, dd बाई डी टी में 4 का डिवाइड। अब आगे चलते हैं। अब इसको पर एक छोटा सा न्यूमेरिकल करते हैं। न्यूमेरिकल लेते हैं हैबर प्रोसेस। मजेदार है, कारण है कि उसमें
तीन चीजें इन्वॉल्व है और स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट भी अलग अलग है। हेबर प्रोसेस कौन सी होती है बच्चों? हेबर प्रोसेस है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिला करके अमोनिया यानी कि NH3 बनाने का रिएक्शन। तो हमसे कहा गया इफ रेट ऑफ disappearance of H2 is 0.1 mole per liter per minute, calculate number 1 rate of disappearance of N2, rate of formation of NH3 and rate of reaction. If stoichiometry is N2 plus 3H2 gives 2NH3. तो बच्चों हम लोग सबसे पहले यहां पर इसी प्रकार से एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। N2 का स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है? 1, H2 का कितना है? 3, NH3 का कितना है? 2, रिएक्टेंट कौन कौन है? N2 एंड H2, प्रोडक्ट कौन है? NH3। तो हम लोग लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू माइनस dN2 बाई dt इक्वल्स टू माइनस 1/3 dH2 बाई dt। क्यों? क्योंकि यहां पे 3 का मल्टीप्लाई है, तो जितने का मल्टीप्लाई स्टोइचियोमेट्री में उतने का डिवाइड करना है, इज इक्वल टू 1/2 dNH3 बाई dt। अब हमें दिया गया है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2 यानी कि माइनस DH2 बाई dt की वैल्यू गिवन है 0.1। तो हम लोग अब इस एक्सप्रेशन में ये वैल्यू डाल देते हैं कि रेट इक्वल टू माइनस dN2 बाई dt इक्वल्स टू माइनस, अब यहाँ पे माइनस का साइन एलिमिनेट कर देंगे क्योंकि ये न्यूमेरिकल वैल्यू ही देखनी है। 0.1 इक्वल्स टू 1/2 dNH3 बाई dt। तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2 क्या हो गया? माइनस dN2 बाई dt। तो पहले का आंसर हो गया माइनस dN2 बाई dt इज इक्वल टू 0.1/3 या 1/30 मोल पर लीटर पर मिनट। दूसरा हो गया रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3, तो वो है dNH3 बाई dt, दैट विल बी, अब 2 का क्रॉस में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 × 0.1/3 दैट विल बी 2/30 मोल पर लीटर पर मिनट। और तीसरा रेट ऑफ रिएक्शन which is nothing but 1/3 into 0.1 that is 1/30 मोल पर लीटर पर मिनट। तो इस प्रकार से बच्चों हमने इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लिया।
हमें पता चल गया कि एक हमें गिवन था कि एक पर्टिकुलर रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, तो हमने जो अननोन दिए थे, जो पूछे गए थे, उनकी भी हमने रेट ऑफ रिएक्शन आसानी से कैलकुलेट करके निकाल दी है। अब देखिए, समझिए, अगर सेम क्वेश्चन में इसी क्वेश्चन में अगर हमें दिया जाता स्टोइचियोमेट्री कुछ और घुमा करके, मतलब मैं चेंज कर रहा हूं केस को, रिपीट अबाव क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को रिपीट करना है, रिपीट द क्वेश्चन इफ स्टोइचियोमेट्री 2 का मल्टीप्लाई करके लिखती गई, स्टोइचियोमेट्री 2 का मल्टीप्लाई करके लिखती गई कि स्टोइचियोमेट्री अब हमारी ये रही। तो अब हमें पता करना है कि सेम क्वेश्चन, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3, रिलेशन एंड रेट ऑफ रिएक्शन। तो हम लिखते हैं अब रेट इक्वल टू, अब गौर से देखो, यहां 2 का मल्टीप्लाई है तो लिखेंगे -1/2 dN2/dt इक्वल टू -1/6 dS2/dt इक्वल टू 1/4 dNH3/dt। ds2/dt माइनस की वैल्यू कितनी है बच्चों? 0.1 डाल दी यहां पे वैल्यू, इट्स 0.1। तो वी कैन राइट रेट इज -1/2 dN2/dt इक्वल टू 1/6 इंटू 0.1 इक्वल टू 1/4 dNH3/dt। अब सबकी वैल्यूज निकालते हैं। तो सबसे पहले आया dN2/dt की वैल्यू आई, अब गौर से देखिए 2 का क्रॉस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2/6 इंटू 0.1, दैट विल बी 1/30 मोल पर लीटर पर मिनट, मतलब पहली वाली वैल्यू को सेटिस्फाई कर रहा है। फिर निकाला dNH3/dt, 4 का क्रॉस में मल्टीप्लाई, 4/6 इंटू 0.1, वैल्यू आई 2/30 मोल पर लीटर पर मिनट। ठीक है, सेटिस्फाई कर रहा है इसको भी, दूसरे वाले को। तीसरा देखा रेट ऑफ रिएक्शन, तो रेट इज नथिंग बट 0.1/6, इट विल बी 1/60, इससे मैच नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब गौर से देखेंगे, दोनों क्वेश्चन में सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है, रिएक्शन सेम है, रिएक्टेंट सेम है, प्रोडक्ट सेम है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2 भी 0.1 ही है। हमसे पूछा गया कि इस क्वेश्चन को रिपीट करो, अगर स्टोइचियोमेट्री हम पहले N2 + 3H2 गिव्स 2NH3 थे, बाद में 2N2 + 6H2 गिव्स 4NH3 हुआ, तो पूछा गया कि आप बताइए वो सारे पैरामीटर्स की वैल्यू क्या होगी। तो हमने देखा N2 के डिसअपीयर होने की रेट भी सेम आ रही है, NH3 के फॉर्म होने की रेट भी सेम आ रही है, गड़बड़ आ रही है रेट ऑफ रिएक्शन के वैल्यू में। तो इसका मतलब है रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है उसका कोई वजूद नहीं है, कोई मतलब नहीं है, इट इज हम कह सकते हैं द रेट ऑफ रिएक्शन कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड until unless
स्टोइचियोमेट्री ऑफ रिएक्शन इज गिवन। जब तक रिएक्शन की स्टोइचियोमेट्री नहीं दी जाएगी तब तक हम रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। रेट ऑफ रिएक्शन is defined only when stoichiometry of reaction is given, otherwise it is मीनिंगलेस। रेट ऑफ रिएक्शन का कोई मतलब नहीं है बच्चों, रेट ऑफ रिएक्शन का कोई मतलब नहीं, मीनिंगलेस है अगर हमारी स्टोइचियोमेट्री गिवन नहीं है। हाँ, एक रिएक्टेंट के कंपैरेटिवली रिस्पेक्ट में दूसरा रिएक्टेंट कितना गायब हो रहा है, उनके रिस्पेक्ट में कौन सा प्रोडक्ट कितना बन रहा है, ये सारी चीजें हम लोग करेक्टली निकाल सकते हैं। लेकिन जिस टर्म को हम रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं वो तभी हमारा जस्टिफाइड है, मीनिंगफुल है, जब हमारे पास स्टोइचियोमेट्री ऑफ रिएक्शन गिवन है। तो आज के लेक्चर में हमने सीखा क्या क्या। पहली चीज, रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन की स्पीड के बारे में सीखा कि रिएक्शन हमारा फास्ट चलता है, स्लो चलता है, तो उसमें कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बदलती है समय के साथ। रिएक्शन फास्ट कब होगा? जब फट से डिक्रीज होगी कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की या फट से इंक्रीज होगी कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट की, तो उसे कहेंगे फास्ट रिएक्शन। रिएक्शन स्लो कब कहलाएगा? जब हमारे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बहुत धीमे धीमे कम होगी, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बहुत धीमे धीमे बढ़ती चली जाएगी। द चेंज इन इंक्रीज या इंक्रीज इज वेरी स्लोली, तभी हम कह सकते हैं कि हमारी जो स्पीड है वो ज्यादा है कि कम है। फिर अगली चीज, हमने उस रेट को समझने के लिए दो रेट ऑफ रिएक्शन, दो तरह की रेट ऑफ रिएक्शन बताई थी। पहली तरह की रेट ऑफ रिएक्शन क्या थी? पहली थी एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन मतलब वही चीज जिसे हम फिजिक्स में एवरेज स्पीड के रूप में पढ़ते रहे थे कि कुल कितनी दूरी तय की अपॉन कुल कितना समय लगा। फिजिक्स में, केमिस्ट्री में हाउ मच concentration is changed divided by how much time is taken। मतलब रिएक्टेंट दो टाइम इंटरवल में कितना कम हो रहा है और उसी टाइम इंटरवल में प्रोडक्ट कितना बन रहा है। रेट क्या होगी? रेट होगी चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। रेट क्या होगी? चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। कौन सी रेट होगी? एवरेज रेट होगी। रिएक्टेंट के लिए हम लोग माइनस का साइन लगाते हैं क्योंकि हमें रेट के मैग्नीट्यूड से ही मतलब है, हमें मैग्नीट्यूड को ही कंपेयर करना है। हम ये मान करके चलते भैया रिएक्टेंट तुम डिसअपियर हो रहे हो, रिएक्टेंट हमारा डिसअपियर हो रहा है तो उसकी जो रेट है उसके आगे, इसीलिए हम पहले से माइनस का साइन लगा देते हैं कि हमें ये प्लस माइनस के चक्कर में पड़ना ही नहीं है। हमें तो मैग्नीट्यूड से मतलब है कि तुम तेजी से गायब हो रहे हो कि धीमे धीमे गायब हो रहे हो, इसलिए हमने माइनस का साइन पहले से लगा के रखा हुआ है। रही बात प्रोडक्ट की, प्रोडक्ट बढ़ना ही बढ़ना है तो बढ़ने के कारण उसमें हम प्लस का साइन ही कंसीडर करते हैं और चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम।
दूसरा टाइप है इंस्टंटेनियस रेट। इंस्टंटेनियस रेट समझने को, याद करने का सीधा तरीका, तुम जब भी गाड़ी चला रहे हो तो स्पीडोमीटर की रीडिंग देखो, स्पीडोमीटर की रीडिंग देखो। जो रीडिंग आएगी वही इंस्टंटेनियस स्पीड होगी। आप गाड़ी चला रहे हो, आप स्पीडोमीटर की रीडिंग देखो, जितनी रीडिंग आएगी वही आपकी एवरेज स्पीड होगी। तो यहां पर ग्राफ में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसे उठा करके स्लोप ऑफ टेंजेंट के रूप में निकालते हैं। सबसे पहले कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ खींचो। क्या करो, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ खींचो। कंसंट्रेशन वाई एक्सिस में लो, टाइम एक्स एक्सिस में लो, ग्राफ खींचो। रिएक्टेंट घटेगा, प्रोडक्ट बढ़ेगा। फिर जिस क्षण पर, जिस मोमेंट पर इंस्टंटेनियस रेट पूछी जा रही है वहां पे खींचो टेंजेंट, वहां पे खींचो टेंजेंट, और टेंजेंट का जो स्लोप होगा, टेंजेंट का जो स्लोप होगा वही आपकी इंस्टंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन होगी। इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालोगे? इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए t इक्वल टू 0, जब समय कितना है बेटा 0, तो उस समय हम लोग ग्राफ पर टेंजेंट खींचेंगे और उस टेंजेंट का स्लोप निकाल लेंगे, तो हमारी आ जाएगी इंस्टंटेनियस, इनिशियल इंस्टंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इनिशियल बोल रहे हैं तो इंस्टंटेनियस शब्द साथ में लगाने की जरूरत नहीं है, खाली इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन बोलेंगे तो भी चलेगा। फिर हमने देखा कि भैया रिएक्शन में अगर एक से अधिक चीजें इन्वॉल्व हैं, एक से ज्यादा रिएक्टेंट्स हैं, एक से ज्यादा प्रोडक्ट हैं, तो किस तरह से उनको आपस में कोरिलेट करते हैं डिसअपियर होने की रेट को। तो गौर से देखिए, यहां पे हमने बहुत अच्छा एग्जाम्पल लिया था कि हमारा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अगर सेम स्टोइचियोमेट्री से जुड़ा हुआ है, एक ए, एक बी, एक सी, एक डी, एक ए, एक बी, एक सी, एक डी, तो जितना ए गायब होगा उतने समय में उतना ही बी गायब होगा, उतने ही समय में उतना सी गायब होगा, बनेगा, सी प्रोडक्ट है, और उतने ही समय में डी बनेगा उतना ही। जितना ए गायब होगा उतना बी गायब होगा, उतना सी बनेगा, और उतना ही डी बनेगा उतने ही समय में। अब अगर हम बात करें कि अगर स्टोइचियोमेट्री हम बदल देते, स्टोइचियोमेट्री अगर हम बदल देते, एक ए होता, 4 बी होता, एक ए होता, एक ए के साथ में 4 बी रिएक्ट करते, तो जितनी देर में एक ए गायब होता, एक मोल ए गायब होता, जितनी देर में एक मोल ए गायब होगा उतनी ही देर में, उतनी ही समय में 4 मोल बी के गायब हो जाएंगे। अगर एक ए 4 बी के साथ रिएक्ट कर रहा है तो जितने समय में एक ए गायब होगा उतने समय में 4 बी गायब होंगे। मतलब बी जो है वो ए की तुलना में ए के कंपैरेटिवली 4 टाइम्स फास्ट रिएक्ट कर रहा है। बी जो है वो ए के कंपैरिजन में 4 टाइम्स फास्ट रिएक्ट कर रहा है। अब अगर दोनों की स्पीड को इक्वलाइज करना है तो हमें क्या करना होगा? बी की स्पीड में 4 का डिवाइड करना पड़ेगा। तो हमने क्या करना पड़ेगा? बी की स्पीड में 4 का डिवाइड करना पड़ेगा, तब वो ए के डिसअपियर होने की स्पीड के बराबर आएगा। शॉर्टकट में समझेंगे, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का डिवाइड करना है। शॉर्टकट में समझेंगे, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का डिवाइड करना है। तो यहां पर हमने एक न्यूमेरिकल लिया था, इसी पर बेस होकर के अमोनिया के फॉर्मेशन का रिएक्शन लिया था, और उसमें एक स्पीशीज एंड H2 के गायब होने की रेट दे दी थी, और
फिर रिएक्शन के हमने दूसरे पैरामीटर्स आपसे पूछे थे। तो हमने क्या किया, उसी तरह से हमने सबसे पहले रिएक्टेंट के आगे माइनस का साइन लगाया, प्रोडक्ट के आगे प्लस का साइन लगाया और स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का डिवाइड करते चले गए और स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का डिवाइड करते चले गए। फिर जो गिवन वैल्यू थी उसको डाल दिया और जो वैल्यूज हमसे पूछी गई थी उसको कैलकुलेट कर लिया। फिर हमारे सामने एक दूसरा सवाल आया कि भैया सेम क्वेश्चन रिपीट करो, सेम क्वेश्चन रिपीट करो। अगर हमारी स्टोइचियोमेट्री 2 का मल्टीप्लाई करके लिखी जाए, सेम क्वेश्चन रिपीट करो, अगर हमारी स्टोइचियोमेट्री 2 का मल्टीप्लाई करके लिखी जाए तो हम क्या करेंगे, फिर हम लोग लिखेंगे तो वैसा ही रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे, वैल्यूज डालेंगे, सॉल्व करेंगे तो हम देखेंगे कि भैया जो स्पीशीज की रेट आ रही थी वो तो आइडेंटिकल आ रही थी पहले जैसे। जो आपके N2 के रेट ऑफ डिसअपीयरेंस आ रही थी, जो आपके NH3 के रेट ऑफ फॉर्मेशन आ रही थी, वो तो आइडेंटिकल आ रही थी। गड़बड़ कहाँ जा रही थी, गड़बड़ जा रही थी ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन में। ये रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू यहाँ पे 1/60 और यहाँ पे 1/30 मोल पर लीटर पर मिनट, ये वैल्यूज मिसमैच कर रही है। तो इसका मतलब क्या निकला, इसका मतलब निकला कि रेट ऑफ रिएक्शन यानी कि ये टर्म रेट ऑफ रिएक्शन इज मीनिंगलेस, रेट ऑफ रिएक्शन इज मीनिंगलेस जब तक कि स्टोइचियोमेट्री ऑफ रिएक्शन नहीं गिवन है। तो बच्चों आज हमने रेट ऑफ रिएक्शन से संबंधित जरूरी पैरामीटर्स पे वर्कआउट किया और उसको समझने की कोशिश की। याद रखना रिएक्शन मोल पर होता है, मोलों के हिसाब से होता है, कंसंट्रेशन के हिसाब से होता है। इस तरह की इक्वलिटी बनाने के लिए यहाँ पर आप कंसंट्रेशन डाल सकते हैं, यहाँ पर आप मोल भी डाल सकते हैं अगर सेम वेसल के अंदर लिया गया है। अगर सेम वेसल के अंदर लिया गया है तो अपन नंबर ऑफ मोल भी यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन वेट को कंपेयर नहीं कर सकते हैं, वेट को कंपेयर नहीं कर सकते हैं। अगर रिएक्टेंट का वेट दिया गया है या प्रोडक्ट का वेट दिया गया है तो उस वेट को कंपेयर नहीं कर सकते हैं। वेट को हमें मोल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, वेट को हमको मोल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी हम उसको आपस में कंपेयर कर सकते हैं। तो मोल कैन बी कंपेयर्ड बाय दिस टाइप ऑफ रिलेशंस। Concentration in mole per liter can be compared by this type of relation, but mass cannot be compared by this type of relation. What we are supposed to do if mass is given? हम क्या कर सकते हैं जब मास हमें गिवन हो? तो हम लोग सबसे पहले मास को मोल में कन्वर्ट करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, मास को मोल में कन्वर्ट करेंगे और वैल्यू इस तरह के एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो बच्चों आज मैंने आपको जितने जरूरी पैरामीटर थे रेट को समझने के बारे में वो आपको बताए हैं। अब आगे मैं आपको बताऊंगा कि रेट ऑफ रिएक्शन की डिपेंडेंसी क्या होगी। आज के इस लेक्चर के बाद में मैं आपको होमवर्क के रूप में फ्लैश कर दूंगा कुछ क्वेश्चंस जो कि आपको इसके ऊपर बनाने हैं, वो आपको हमारा एकेडमिक्स डिपार्टमेंट आपको इन्फॉर्म करेगा। थैंक यू।